नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नतीजों का दिन, काउंटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही रुझानों में जो कुछ आपको दिख रहा था उसके बाद से धीरे धीरे अब तस्वीर साफ हो रही है। 543 सीटों के धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं और उसके बाद नतीजे सामने आ रहे हैं। 543 सीटों में एक सीट जो गुजरात की जो निर्विरोध जीती हुई थी, 542 के नतीजे आज आने हैं और जिसमें कि अभी आप देख रहे हो 292 पर एनडीए और शुरुआती रुझानों में 233 पर इंडिया गठबंधन, 18 अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन कई सारी वीआईपी सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम सामने देखने को आए जो कि सुबह से ही शुरुआती रुझानों में दिख रहे थे। चाहे वो अमेठी की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, उसके बाद कई जगह महाराष्ट्र की सीटों में हमने देखा। साउथ में भी इस बार कई जगहों पर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल रहे हैं और पश्चिम बंगाल जहां सबसे ज्यादा वोटिंग का हर चरण में रिकॉर्ड बनाया, वहां भी इस बार कुछ उलटफेर दिख रहा है। हमारे साथ पूरा पैनल होगा इस बातचीत करने के लिए। बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से विलाल खान हमारे साथ हैं, कनिका भारद्वाज जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हरिशंकर कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का दिन सबसे लिए पहले तो आलोक जी, लगातार 400 पार का नारा आप लोग शुरुआत से ही देते चले आ रहे हो। पहले चरण से आपने ये बात रखी, लेकिन आज जो नतीजे जो सामने आ रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, वो एकदम अलग है। आपकी उसके आसपास भी नहीं अभी तक दिखे आप। देखिए उज्जवल जी, हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहाँ मोरल बहुत हाई रहता है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो हमारा वर्कर सिंपल है, उसको हाई मोटिवेशन पर हम रखे थे कि 400 के पास पहुँचो। और देखिएगा आप, अभी तो टाइम थोड़ा बाकी है, 5-6 बजते बजते हम 400 के नज़दीक जरूर पहुंच जाएंगे। 5 बजते अभी से इतने 200 सीटें, 300 एकदम आगे चले जाओगे आप। अरे देखिए, जिन निकलता है मठपेटी से। आप रुकिए तो सही, आप इतना उतावला क्यों? हम इतना शांत बैठे हुए हैं। शांत इसीलिए तो आप जो नतीजे देख रहे हो। मालूम है कि अब जैसे जैसे हाँ, कुछ जगहों की अगर मैं बात करूं साफ गोई से, तो वो मेरे लिए भी अप्रत्याशित थी। जैसे कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपको हरियाणा, उसके बाद आपको राजस्थान, उसके बाद आपको ये उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं, ये मेरे लिए भी बहुत कौतूहल का विषय है और जांच का विषय है हम लोगों के लिए कि ऐसा अगर होता है तो कैसे होता है, कैसे होता है। आलोक जी कह रहे हैं मतपेटी से जिन भी निकलेगा और जांच का विषय भी है। मुझे आज आलोक जी की बात पे हंसी आ रही है। जो मालाएं जपते थे 400 पार, और जितने भी एग्जिट पोल आ रहे थे 450 तक दिखाया गया है। तो हमने राहुल गांधी जी ने उस दिन कह दिया था ये मोदी पोल्स है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी हार हो रही है। और ये अब अपने इनसे बुलवा के दिखा दीजिए, 400 पार नहीं बोलेंगे अब ये कहें किसी तरीके से बस हमारी 300 तक भी पहुंच जाए, बतेरे आए। अब इनके खुद के जो अपने अलायंस पार्टनर है वो भी इनको छोड़ के इंडिया अलायंस में आने वाले हैं। बातचीत ये लोग इसी में संतुष्ट हैं। तो हमने एक फेंका, एक फिरकी, उसी में नाचते रह गए इंडिया वाले। की तो रह गई। ये बार बार यही कहते रहे इनको 400 नहीं मिलेगा। अरे तुम अपना बात करो ना, तुमको क्या मिलने वाला है? हमको 400 नहीं मिलेगा कि सरकार तो बन रही है ना हमारी। हमारा पर्पस तो सरकार बनाने का था, हमने वो बना लिया। तो शुरुआत तो बिलाल जी आप भी कह रहे थे 295 राहुल गांधी लगातार कह रहे थे। सर देखना, ये 295 पहुंचेंगी इंडिया अलायंस सब मिलकर लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बयान देखे ना, हर अब की बार 400 पार इतना जबरदस्त नारा दिया कि, लेकिन जनता के जो हकीकत मुद्दे थे, बेरोजगारी की बात थी, जो 15 लाख अकाउंट में डालने की बात 2 करोड़ युवाओं को बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी। ये हकीकत खुल चुकी है, ये सामने देखना। देखिए अब देखिए 290 पे आ गए, अभी 95 पे चल रहे 200। लेकिन रुकिए, अब ये तो हो गई नेताओं की बात। कनिका जी, शुरुआत से हम चुनाव देखते चले आ रहे थे, 400 पार की बात हुई, एग्जिट पोल्स आए, कई जगहों पर हमने देखा बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार, और उसके बाद आंकड़े 400 पार तक पहुंचा दिए कई एग्जिट पोल्स ने। लेकिन आज जब शुरुआती रुझान सुबह से देख रहे हैं, और लगभग ये आप एक फिल्मी भाषा में कहें तो ये इंटरवल का टाइम है, आधी मूवी हो चुकी है, तो इंटरवल में ये दिख रहा है, तो आगे आपको क्या लग रहा है? क्या इस पे कमेंट है आपका? तो देखिए, मेरा सिंपल सा एक कमेंट है, जैसा कि अभी आलोक सर ने भी कहा कि हम लोग जीत रहे हैं, हमें प्रॉब्लम है क्या? टेंशन लेने की भी जरूरत ही नहीं है। एंड जस्टिफाइज मीन्स हमको जो लक्ष्य प्राप्त करना था हम कर लिए, सरकार बनानी थी हम बना रहे हैं। ये जो इलेक्शन है, आप इसको समझे क्रिकेट मैच की तरह है। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा इन्होंने अलायंस बनाया है, एक आदमी
साथ में 25-26 अलायंस बना के एक आदमी के अगेंस्ट आप लड़ते हो, कुछ वोट्स तो जाएंगे ही। एक क्रिकेट मैच की तरह देखिए इसको, कुछ इनके भी अलायंस है 28 पार्टियों से अलायंस है। चिराग पासवान को भूल गए, नीतीश कुमार को भूल गए, कितनी पार्टियों से अलायंस है? एक मोदी नहीं, सिर्फ नाम 35 पार्टी इन्होंने अलायंस किया हुआ है। बात इधर आप ये कह रहे हैं एक मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि आप ठीक है, राहुल गांधी कह रहे थे सिद्धू मूसेवाले का वो गाना भी गा रहे थे 293 वाला 295 वाला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अल्टीमेटली जो बीजेपी कहती है कि हमने तो अपने वर्कर को टारगेट दिया था 400 पार का, और वो कहीं ना कहीं 290, 95, 96 के आसपास इस समय हैं। तो अभी तो बहुत सारे आंकड़े बदलेंगे, लेकिन आप 235 पर रह गए। कहीं ऐसा नहीं लगता कि दो भाइयों की जोड़ी जो यूपी में अच्छा कर रही है, उन्होंने साथ आने में देरी कर दी? देखिए, यूपी के अंदर तूफान आ चुका है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव ने जो रैलियां की थी, वो पूरे जो लोग थे उनके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे 400 पार आ रहे हैं, 500 पार आ रहे हैं। और भी देश के प्रधानमंत्री लगातार हर 1000 रैलियों में 400 पार। नहीं आप 95 किया, कितने आ रहे हैं देख तू 235 अभी हम प्लस जाएंगे। उन्होंने ये झूठ नहीं बोला 400 पार का 400 पार का। सर हमारा यही तो कहना है ना। आप 235 और 295 में अंतर होता है सर, क्योंकि 295 अगर यूपीए का होता तो इस समय सरकार आप दावा कर रहे होते कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन 290 तो उनके अभी दिख रहे हैं। हालांकि बदलाव होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा, क्योंकि जीत के लिए और सरकार बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम 295 अगर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो फिर एनडीए से भी 400 पार की बात करनी होगी। वो भी कह रहे थे 400 पार। तो ये सबसे बड़ा एक फिर इस सवाल में फंस जाएंगे। लेकिन मैं कनिका जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आप कह रही थी कि इतना सारा अलायंस बना है, जाहिर सी बात है वोट मिलेगा ही, वोट शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन दोनों अलायंस हैं और बड़ी पार्टियों के अलायंस हैं, तो यहां कहां कमी रह गई? जब इतना कॉन्फिडेंस थे, या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर सब ढोल में पोल वाली चीज थी। जी बिल्कुल, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस आप ऐसे नहीं कह सकते। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हमारा एक मोटिवेशन था कि हम 400 पार करेंगे। दिस वाज द मोटिवेशन। अब अगर मोटिवेट हम अपने लीडर्स को कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा कुछ होता कि विपक्षी दल जिस तरह से बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो विपक्षी दल को आज ये बोलना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हो आप? बिलाल जी, 4-5 देखिए, ये जीत रहे आप दिख नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया था? 70 से 80 सीटों पे बात की गई थी, लेकिन आज हाल देख लीजिए 50-50 है। 40 उसकी एनडीए की और इंडिया अलायंस की। एग्जिट पोल कोई बात नहीं। देखिए, एग्जिट पोल पे तो वो झूठ बोला। पूरा देश खुल चुका है किस तरीके से एग्जिट पोल किया गया, उनकी कलें खुल चुकी। कहीं भी ऐसा नहीं किया, किसी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि इंडिया अलायंस के 200 से कम दिखाया, 150। बताइए, 150 से ज़्यादा सीट दिख रही नहीं है आप लोगों को। हकीकत में बात कर रही है। हकीकत तो यही है ना। हकीकत यही है कि मोदी जी के जो जुमले दिए गए थे उन पर किसी ने भरोसा नहीं। अगर जनता भरोसा करती तो 400 पार ही होते, क्योंकि उनके जितने भी बेरोजगारी की बात हो, 15 लाख की, सब झूठे वादे किए गए। और देश की जनता समझ चुकी। महंगाई पे बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री मटन, खाना पीना, मंगलसूत्र, इधर उधर मंडे ट्यूसडे। गुजरात में तो आपका पूरा सफाया हो रहा है लगभग। गुजरात में तो आप पूरा, हमारे नहीं थे गुजरात में, पहले भी सीट नहीं थी, सफाया हो रहा। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हम बढ़त बना रहे हैं, पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप मार रहे हैं, और आप देख लेना किस पंजाब का जिक्र कर दिया आपने। हरियाणा का जिक्र करिए। और टीएम क्या कहते थे बंगाल के अंदर? 32 उल्टा हो गया। ममता बनर्जी की आ रही 32। एक चीज समझ में नहीं आ रही, पंजाब में क्या करेंगे आप? पंजाब में तो जिसके साथ दिल्ली में गठबंधन में हो, पंजाब में उसी के भी लड़ना पड़ रहा है। और उसके बाद अब आप जीत भी जाओगे अगर वहां पे, तो जश्न उनके खिलाफ मनाओगे। हमारे साथी हैं, हमारे साथ आएंगे, हमको सपोर्ट करेंगे। आपको नहीं मालूम, जैसे दिल्ली में हमने गठबंधन किया है, वहां दोबारा इनको ले लेंगे, सारे हम साथ मिलकर लड़े। वहाँ कुछ जमीनी मुद्दे थे, कुछ बात बन नहीं पाई, लेकिन जो सीटें हैं वो सब इंडिया अलायंस में। आलोक जी कह रहे हैं कि पंजाब में जब हम खिलाफ जिसके लड़ रहे हैं, जब वो साथ आएंगे तो हमारे साथ ही आएंगे और हम मिलके वहां सरकार चलाएंगे। देखिए, बिलाल भाई का जो ये फॉर्मूला है ना, ये देश को पसंद नहीं आया। बात समझ गए? मैरिड इन पंजाब नहीं, मैरिड इन दिल्ली एंड डिवोर्स्ड इन पंजाब। वो भी चला कंट्री बदल के कोई डिवोर्स कर लेते थे, वही से कुछ दूर 2 घंटा के रास्ता पर। तो ये देश की जनता को एक्सेप्ट नहीं है। या तो रहो साथ में रहो, नहीं तो सेपरेट रहो। अब आप सोचिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो कसमें तो किसी अमित शाह जी ने कैसे कसम खाई थी, मर जाएंगे हम नीतीश कुमार का सहारा नहीं लेंगे। सबसे पहले अलायंस नीतीश कुमार से किया। अजी सुन लीजिए सर। और महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से कहते थे कि इनको चक्की पीसिंग, अगले दिन उन्हीं से गठबंधन कर लिया, एनसीपी से गठबंधन। बिलाल जी, फिर ऐसे तो आपका गठबंधन भी हुआ है भाई आम आदमी पार्टी के साथ।
आपको दिल्ली से आपके खिलाफ आंदोलन चला के आपको सत्ता से बेदखल किया और उसके बाद आप उन्हीं के खिलाफ। हम भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब हम भूल गए सारी चीजें, किसने क्या कहा। लेकिन अगर भारत के लोकतंत्र को बताना है, सेकुलर लोगों के साथ गठबंधन करेंगे हम लोग और करते रहेंगे, आगे भी गठबंधन करेंगे। ममता बनर्जी से भी गठबंधन अभी होगा, आप देख लेना। और नीतीश कुमार को वापस लेके आएंगे, इनकी सरकार नहीं बन रही है। अब देखिए सर, लोकतंत्र पे बात आ गई, अभी उन्होंने लोकतंत्र का सवाल उठा दिया। लोकतंत्र पे बात जब ये लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात लाते हैं, सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाया है वो तो एनडीए ने बचाया है, इन्होंने क्या बचाया है? तो 70 साल से बैठे हुए हैं, देश में राज कर रहे हैं। जो अगर हम बात करते हैं तानाशाही की, जैसे वो तो ये कर रहे हैं, विपक्षीदल कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? अब ये देखिए, संविधान अब बचाने मैं की बात इनको कर रहे थोड़ा- हैं, संविधान तोड़। अब आप वेस्ट बंगाल में देखिए ओबीसी के साथ क्या हुआ है। देखिए कनिका जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको शायद जानकारी नहीं इस चीज़ की। मसला क्या है, देखिए तुष्टिकरण की राजनीति 80-20 की बात कौन कर रहा था? लोकतंत्र को तोड़ने की बात किया। कपड़ों से पहचाना जाएगा, ये कौन कह रहा था? देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे। हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट कौन मांग रहा था? आप खुद बता। घुसपैठिया कौन कह रहा था? देश के प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुसलमान कह रहा, मंदिर मस्जिद क्या। अगर उनके पास 2019 में उन्होंने वाकई काम किया तो अपने नाम काम पे वोट मांगना चाहिए था ना। काम पे एक वोट नहीं मांगा, इधर से उधर घुमाते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे। तो हम यही तो कह रहे हैं, कौन बांट रहा था? कौन लोकतंत्र को? लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सबको लेके चलना था, सबके बारे में सोचना था। लेकिन किसी एक मुसलमान को उत्तर प्रदेश में सीट नहीं दी, ना कभी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर में रखा। और पार्टियां रख रही हैं, इसलिए वो सब साथ मिलकर चल रहे हैं। और आप देख नतीजा देख लीजिए, आप नतीजा आप देखिए, देख लिए। मुझे लगता है आलोक जी आप बड़े खामोश बैठे हैं। आलोक जी खामोश बैठे हैं, इस खामोशी की वजह इनके चेहरा दे लटका हुआ है, देखिए देखिए, देयर इज ऑलवेज काम बिफोर द स्टॉर्म। अभी जो शाम में तूफान मचेगा बीजेपी का, जो 400 पार जाएगा, इसीलिए हम शांत बैठे हुए हैं। अब हम समय का इंतजार कर रहे हैं, और हम समय का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बिलाल भाई, आप इसी में खुश रहिए कि हमको 400 नहीं मिला। अपना आपका बंटा धार हो गया, सब सब्जेक्ट में फेल हो गए, ये नहीं। लेकिन हम फर्स्ट नहीं किए, इसका आपको गम है। आलोक जी एक सेकंड। एक तो होता है सर साइकोलॉजी की, जो पीएम मोदी ने भी इंटरव्यू में कहा कि हमने 400 पार की बात कही जिससे कि लोग उसमें उजले रह गए। एक होती है साइंटिफिकली और फैक्ट फिगर पे बात। अब तो मुझे लग रहा है फैक्ट फिगर पे बात होनी चाहिए। अब 400 पार की कहाँ? मैंने कहा ना, हेलो उज्जवल जी, हम लोग तो दूर से सफर करने वाले लोग हैं, हम तो डिफीट में भी खुश रहते हैं। अब बात समझ गए कि नहीं? जनता का जो भी आदेश होगा, जो भी फैसला होगा, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। यूपी के फैसले से खुश होंगे? बहुत दुखी। वजह खुश होने का, अरे हम वजह कहाँ कमी रह गई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम वहाँ हार गए, इतना सीट हारने वाले हैं। आपने ही तो कहा आलोक जी, अभी आपने ही कहा जनता के फैसले का हम सम्मान करते हो, जो भी आएगा उसको जनादेश को स्वीकार करेंगे। हम अपनी चूल्हे टाइट करेंगे। कहाँ से हमसे भूल हुई है? क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी रह गई? हार मान चुके हैं। कमी रह गई कि देखिए, शुद्ध जातिगत हो गया मामला। और जहाँ जात होती है ना, वहाँ पर फिर और चीज़ों का गौन हो जाता है। जब आप शुद्ध जातिगत इक्वेशन पर चले जाइएगा तो आपका जो दिमागी कैलकुलेशन है ना, वो फिर नहीं होता है सही ढंग से। तो ये शुद्ध जातिवाद मानते हैं जाति धर्म वाली राजनीति से नुकसान हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। जो उन्होंने पीडीए करके बनाया वो सक्सेस कर गया। ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये इनको ले डूबा ओवर कॉन्फिडेंस में। 400 पार आज इनको इनकी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इनकी सरकार नहीं बन रही है। जयराम रमेश का बयान आपने देखा, नीतीश कुमार वापस आएंगे और टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में जो पार्टी, वो वहाँ वापस आएंगे। ये सब समर्थन देंगे इंडिया अलायंस को। इन रुझानों से सरकार बना लोगे? अब देश को डुबाने का काम कर दिया, हिंदू मुसलमान ने बांटने का काम 2 लोगों ने कर दिया, गुजरातियों ने। आज उनका विदाई है, देख लेना। सरकार प्रदेश के रुझानों से सरकार बना लोगे क्या? इन रुझानों से नहीं, इनके लोग खुद आएंगे। 290 एनडीए दिखा रहा है ना, इनकी सिंगल मेजोरिटी है क्या? आप बताइए कितने, बीजेपी की कितनी सीटें टोटल बताइए आप मुझे, कितनी सीटें? 290 एनडीए बता रहा है। एनडीए के 2 घटक दल हैं, वो वापस आएंगे इंडिया अलायंस में, जो चले गए थे। नीतीश कुमार पहले हमारे साथ थे ना। मतलब ये कि बढ़त बनाए हुए एनडीए, लेकिन ख्याली पुलाव आप पका रहे हैं कि इनके साथ जो लड़के चुनाव जीते हैं वो आपके साथ आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। उनको भी मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के अंदर तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो उनसे खुश नहीं है। वो सिर्फ 2 लोगों का विकास चाहते हैं, अपना एक दोस्त का और किसी का। एक और सब कबूल कर रहे हैं, ये ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग कबूल कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और इनसे है कि आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं 20 साल से पत्रकारिता में हूँ, कि हमेशा मैंने देखा है कि जब कांग्रेस और विपक्ष
गठबंधन सरकार में नहीं होता है तो संविधान खतरे में आ जाता है। आमतौर पे ये बीजेपी भी कहती है और हमने भी कई बार सुना है लगातार। तो क्या अगर आप उनके साथ जो चुनाव लड़के जो जीते हैं उनको अपने साथ लाएंगे तो तब क्या संविधान खतरे में नहीं रहेगा? संविधान जब खतरे में था जब महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, आसाम में सरकार तोड़ी, मणिपुर में इन्होंने सरकार तोड़ी, हिमाचल के अंदर सरकार तोड़ने की कोशिश, खरीद फरोख्त सामने किया। आपने देखा ना किस तरीके से एमएलए को खरीदा गया था, खुलेआम बिक्री मची हुई थी, कि लूट मची हुई थी। आज देश को लोकतंत्र के बचाने के लिए अगर कुछ लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं अलायंस, तो हम उनको लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन उद्धव, सुनिए, सरकार वहाँ किसने तोड़ी, किसकी सरकार थी? उद्धव ठाकरे की सरकार थी। क्या बिना राजनीतिक लाभ के तो कोई जुड़ेगा नहीं आपके साथ। को तोड़ने के बाद भारतीय जनता बिलाल जी, बिना राजनीतिक लाभ के तो कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ, कोई अलायंस में नहीं आएगा। कुछ राजनीतिक लाभ होगा तो जोड़ तोड़ का आरोप फिर ये लगाने लगेंगे, बात वही हो गई। देखिए, ये अपने गिरवान में जाएंगे, कैसे लगा लेंगे आरोप? इनकी पूरी ही आज तक इन्होंने 6 स्टेटों के अंदर सरकार गिराने का काम किया, तोड़ फोड़ की इनकी राजनीति रही है। यही तो है इनका, जहाँ सरकार ना बने वहाँ खरीद लेते हैं, वहाँ उसको ईडी सीबीआई लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, डर जाते हैं नेता। वोट तो खटाखट खरीद रहे हैं, वोट तो आप ही ने खरीदे हैं। युवाओं को आप बैंक में 8,000 रुपए, 8,500 रुपए दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। वहाँ महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, कह रहे इसी पे वोट मिल रहा है। अब समस्या ये इस पे वोट मिल रहा है, ये क्या करोगे? इसी पे मिल रहा है। इंडिया अलायंस को वोट 8,500 अगर एक महिला के अकाउंट में डाल रहे हैं और सालाना 1 साल रुपए डालने की बात कर रहे हैं, खुलेआम नहीं, ये विश्वास है राहुल गांधी की के बयानों का विश्वास। फ्रीवीज का मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यही फ्रीवीज पर मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक और सवाल है। मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव की सरकार अगर महिलाओं को नारी सम्मान दे रही है तो आप कहते हैं कि ये लाडली बहना योजना में, तो आप कहते हैं कि मतलब इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तो राहुल गांधी कहाँ से लाएंगे? फिर वो सैम पिट्रोडा वाला फार्मूला तो लागू नहीं हो जाएगा? देखिए, जो कि वहाँ जो जनाधार दिया गया था वो मामा का मामू बना दिया, उनके नाम पे दिया गया था। जो उनकी योजनाएं थी ना, लाडली योजना, बहना योजना, सब खत्म करने का काम मोहन जो यादव बने वहाँ के चीफ मिनिस्टर, सब खत्म कर दिया है। तो जिसके नाम से आप उसमें सरकार में आए थे, जिसको आप चीफ मिनिस्टर का फेस लेकर आए थे और एंड टाइम पे उसको हटा दिया, तो जनता बदला नहीं लेगी क्या वहाँ की? चाहे राजस्थान के अंदर सवाल पलट दिया। सवाल ये था कि अगर वो वहां पे पैसे उस योजना के नाम से दे रहे हैं तब उनका बेकार है, आप दोगे मतलब कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा। अरे भाई, वो जुमले देते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, आप खुद बताइए कितने साल लाडली बहना योजना में लाभ तो मिला। भाई साहब, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया। जब 3 स्टेट में जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ किया। किसानों को तो दिया है, किसानों को तो दिया है। उसके बाद इन लोगों ने जो वादे किए थे कभी पूरे किए? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन आ गई। आप खुद बताइए किस तरीके से जीडीपी का हाल है, कोरोना में कितने लोग परेशान रहे। अरे क्या बात कर रहे हो यार? जीडीपी अभी एनएसओ का रिपोर्ट 3 दिन पहले आया है, जीडीपी इज गैलपिंग एट 7.8%। क्या बात कर रहे हैं? और ओवरऑल ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है, आप कह रहे हैं जीडीपी। आपने देखा जिस दिन जीडीपी 7.8 पे गया था, सेंसेक्स का क्या हाल था? एट द हाईएस्ट। जैसे देश के प्रधानमंत्री जुमले कहते हैं ना, पूरा चंगा सब चंगा, देश का चंगा बता। आप जाइए ना, ये चंगा सा जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जाइए, युवाओं से मिलिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर घूम के देखिए, रिक्शे वालों से बात करिए, गरीब से किसान से बात करिए, जिसको 1.5 साल आपने बिठा के रखा किसान आंदोलन में, उनका क्या हाल हुआ क्या? ओहो, देखिए। अरे मेरी बात सुनिए, वो एक मुट्ठी बताइए किस तरीके के लोग थे जो फाइनेंस से विघटन करता तत्वों से। कोई आपने देखा है कि हिंदुस्तान का किसान मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर में घूम रहा है? जो असली किसान था उसका खेती कर रहा था। ये इनका मतलब है राकेश टिकैत जो थे वो किसान नहीं है, उनका परिवार किसान से नहीं रखा। राकेश टिकैत 5,000 उसने किसानों को जीप से रौंदा, वो किसान थे नहीं थे? उसी राकेश टिकैत की कम से कम 25 पेट्रोल पंप है, और ये वही राकेश टिकैत है जो आंदोलन के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके यहाँ की 6 की 6 सीटें बीजेपी ने जीती। ये वही लखीमपुर खीरी है जहाँ टेनी के ऊपर आपने कहा था कि रोक दिया, 6 की 6 सीटें वहां भी जीती बीजेपी। उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जिसके बेटे ने नहीं किया, उसके नहीं। अरे उसके लिए आपने कहा कि प्रोटेक्शन दिया, क्या प्रोटेक्शन दिया? वो जेल गया। क्यों? गृह मंत्री उसके लिए वोट मांग रहे हैं, आपने देखा होगा। इसको जिता दो, बिलाल जी, एक बात ये भी है, जनादेश तो जनता का होता है।
जनादेश जनता का है। आलोक जी, हाँ मैं मान रहा हूँ, आपके आंकड़े के भी मान रहा हूँ, जनादेश जनता का देता है। अगर उत्तर प्रदेश में आप इतना गर्व से कह रहे हो बिलाल जी, तो लखीमपुर खीरी में भी जनता ने ही वोट दिए ना, जनता ने ही वोट दिया। अगर अजय मिश्रा टेनी जीत रहे हैं तो जनता के वोट से जीत रहे हैं। जी ये एडवोकेट हैं, अगर ये कोई जुर्म करते हैं तो इनके फादर को हैंग कर दीजिएगा, बताइए मुझे। अच्छा, कोई अगर मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो उसका अपने बेटे का सपोर्ट कर रहे हैं लगातार कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और मीडिया आपने देखा किस तरीके से व्यवहार, ये तो होना चाहिए। ये बचाने का काम किया, उसको सपोर्ट दिया गया, चलो वो दूसरी बात। लेकिन इनकी सरकार से हर एक वर्ग का अगर ठीक है सर, आराम से। कनिका जी एक बात मुझे ये बताइए, आपने पूरा चुनाव देखा, दोनों पार्टियों में लगातार तैयारियां चल रही हैं, पार्टी ऑफिस में लड्डू बन रहे हैं, रुझान सामने है, अभी घंटे 2-3 घंटे में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सर कुछ भी तो हलाल तो ये हो चुके हैं, इन्हें मालूम है, जब ये हलाल की बात करें, ये हलाल हो चुके हैं। 400 पार की जो हलाली थी, इनकी हलाली निकल चुकी है। मेरा एक सवाल आप दोनों लोगों से है, दोनों की ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस में भी और कांग्रेस ऑफिस में भी लड्डू बन रहे हैं, तो किसका लड्डू मीठा और किसका कड़वा, आप लोग बता दीजिए आपस में बात। ये तो अपना मीठा बताएंगे, ये कनिका जी बता सकती है, मुझे लग रहा है ये कनिका जी बता सकती है। एक सरकार तो हम बना रहे हैं, कौन से बनाएं, तो लड्डू हमारा बटेगा कि इनका बटेगा, ये किस चीज का लड्डू बांटेंगे? या तो ये सरकार बनाए तो लड्डू बांटे, ये गम में लड्डू खाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, उसका भी जवाब दे दीजिए। आप किसानों की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन, हम लोगों ने उसको अच्छा कवर भी किया था। किसान आंदोलन की बात हो रही है तो स्वामीनाथन को नहीं भूलना होगा, और स्वामीनाथन आयोग आपके ही कार्यकाल में हुआ था, जब आपकी यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, तो आयोग की रिपोर्ट को आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये जो बात करें रुझानों में दिख रहा है, अगर सुन ली 1 मिनट में, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इनकी बात स्वामीनाथन की रिपोर्ट का बात। अब जब 2014 के बाद जब किसान आंदोलन लगा था, जब उसके बाद 2019 में दोबारा सरकार आई, तो इनका क्या रवैया था, क्या इन्होंने वादे किए थे कि हम कानून MSP पर कानून बनाने का काम करेंगे, और जो है जो बकाया है उनको देंगे, गन्ने के लिए पैसा देंगे, लेकिन झूठ इन्होंने पर MSP से ज्यादा पैसा मिल रहा है। पंजाब के अंदर किसान बैठे हुए थे ना सिंगू बॉर्डर पे, पंजाब के अंदर इनका एक सीट आ जाए, और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं किसानों ने आज जितने भर के वोट डाले, जब भी 40 वोट दिखा रहे हैं सीट, ये खुद भी बौखला रहे हैं, इनको 40 कैसे आ रहा है इंडिया गठबंधन को। सवाल पूछा आपने, वो जवाब नहीं दिया। आप देखिए मैं इसलिए टाल गया क्योंकि जो आज हकीकत में मुद्दे हैं इन पर उन्होंने बात नहीं की, इन सब जवाब लो। हरिशंकर भाई ने सही कहा है, 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, और 2008 में मनमोहन सिंह ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन का C2+50 का जो फॉर्मूला है, हमारे पास वो फाइनेंशियल ताकत नहीं है कि हम इसको लागू कर सकें। 1 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा माफ हुआ था, नहीं हुआ था यूपीए 2 के अंदर, बताइए किसकी सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, इनको खुद को पता है, ऑन रिकॉर्ड बात करिए ना, 1 लाख किसानों का 1 लाख करोड़ माफ किया गया था यूपीए 2 के अंदर, उस पे आप जवाब नहीं देते, क्या कहाँ घुमा देते? आपने MSP की बात की है, मैंने की है, MSP लागू करने की बात आपने की, हमने की है, हम तो आज भी 22 खादानों पर MSP से ऊपर का प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, एक कनिका जी, मैं जो लड्डू वाली बात पे था, आप मुझे बताइए, ये अपना मीठा कहेंगे, ये अपना मीठा कहेंगे, आपका एनालिसिस क्या अब कह रहा है रुझान देखने के बाद, जो शुरुआती रुझान आ रहा है, अब शुरुआती भी नहीं, अब तो ये इंटरवल का रुझान है। देखिए स्टार्टिंग में ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि 400 पार के नारे लग रहे थे तो 400 पार नहीं हो सकता, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, वो दिख रहा है। लेकिन आप लड्डू की बात करें तो लड्डू तो बीजेपी पे ही जा रहे हैं सर। आप देखिए, मैं एनालिस्ट या कोई भी क्या बताएगा, तो सामने है। वही बात तो जा कैसे रहे, 290 235, 290 वर्सेस 235। देखिए बिलाल जी, 1 सेकंड, कनिका जी, हो रही है, वो तो हो ही रही है, कोई आगे चल रहा है, मतलब 290 वर्सेस 235 अभी का जो आंकड़ा कह रहा है, उसके बाद कैसे इसमें आप कह रहे हो कि बीजेपी की अभी बन सकती है? ये तो सही सर, अभी पूरे थोड़ा हो गए, अभी काउंटिंग चल रही है। शुरुआत से ही जब काउंटिंग चल रही थी, कुछ पार्टी कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे जा रही थी, ये चलता आ रहा है अभी। और अभी कुछ सीट्स कम हुई है, जो अभी रिसेंट में जो देख पा रही हूँ, थोड़ा सा और रुकिए, अभी 1-2 मिनट और दीजिए,
और फिर हम बात करेंगे इन रुझानों पे, और फिर हम बात करेंगे लड्डू हमारे बटेंगे कि आप तो मतलब इनके लड्डू बेकार तो नहीं जाएंगे? अगर केंद्र में नहीं तो यूपी में तो मजबूत दिख रहे हैं ये। एक छोटा सा सवाल है कनिका जी, आपने खुद कहा था चैनल में 400 पार हो रहे हैं, वो 400 किलो जो लड्डू बन रहे थे वो कितने किलो बनेंगे? अब 290 किलो रह गए क्या? इनकी पार्टी ने बोला था जितने सीट आएंगी उतने किलो लड्डू बटेंगे बीजेपी ऑफिस में, मतलब 400 पार, पहले 450 किलो लड्डू बनवा रहे थे, अब कम होते होते 290 किलो हो गए, अब ये कम होते होते 250, अब फिर लास्ट में कैंसिल। 290 किलो क्या? क्या? कहाँ पर है सर? कहाँ पर है कॉन्फिडेंस? आप मुझे बताइए। ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोगों ने कहा अगर 400 है तो 400 किलो बनवाएंगे और जितने आएंगी सीटें उतने किलो लड्डू। बिलाल भाई, नहीं बोल रहे हैं सर। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 400 किलो तो हमारे कल्ले में अटक जाएगा। तो फिर एक काम करिए ना, ये तो आपके नेता बोल रहे हैं, उनको समझाइए ना, उनको पता नहीं है। मैंने तो कहा था क्विंटल की बात करी थी, मैंने तो एक क्विंटल 400 किलो हमारे लिए टूथपिक। 400 किलो मैं कह रहा हूँ 400 क्विंटल की बात हो रही थी, अब तो 290 क्विंटल हो जाएंगे ना लड्डू। अच्छा एक और सवाल मेरा अकेले खा जाओगे? मेरा पार्टी के लोग आपके नेता ने कहा, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। कनिका जी को सुन लेते हैं, कनिका जी को सुन लेते हैं। कोई क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, अब की बार फिर मोदी सर तो टक्कर में आ गए, टक्कर में है टक्कर में पूरे अभी 2 घंटे और रुक लो। 400 पार का नारा ले भाई। तो आप लगाइए 295 का नारा। तो मैं लगा रहा हूँ कनिका जी 1 बजे मेरा एक कनिका जी सवाल है, जब इस चर्चा की शुरुआत की थी आलोक जी, तब आपने कहा था अभी थोड़ी देर बाद। कनिका जी एक चीज बता दूं, ये कोई नारा लगा सकते हैं, जो झूठे ही बोलना है तो कुछ भी नारा लगा देंगे ये। नारा लगाइए बिल्कुल। लगाइए। ये 400 पार नहीं लगाएंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। 400 पार तो नहीं लगाया मैंने, 400 पार लगाया 250। हेलो 250 खड़गे जी ऐसे ही बुढ़ऊ बोल दिया, कहीं से सबसे पूछ लिया तुम्हारा कितना, सबने अपना अपना लिखा दिया। वो कहाँ है 295? अच्छा कनिका जी मुझे एक बात बताओ, अभी जब चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो आलोक वत्स जी कह रहे थे कि अभी ना थोड़ी देर बाद एक जिन्न निकलेगा। आलोक जी कह रहे थे, वो कौन सा जिन्न निकलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। का चेहरा देखो, ये मुरझाया हुआ है। सर अभी रुकिए सर, मैं तभी आपको बोल रही हूँ ये अभी की, मैं जैसे कि मैंने पहले बोला, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी इंटरनेट बाधित कर दिया जाएगा, अभी थोड़ी देर के लिए लाइट भी काट दी जाएगी। अब तो वो सब कुछ बोलेंगे। अच्छा एक मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल, चूंकि विपक्ष में ये हैं तो इनसे मेरा एक सवाल इनसे है। अच्छा सर ने एक भी सवाल इनसे नहीं पूछा, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। बताओ, सरकार में हम बैठे हुए 10 साल से, मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ। नहीं हम चूंकि उनसे ज्यादा सवाल वही लगातार पूछ रहे हैं, हम आपसे सवाल उनसे भी पूछा, हम दोनों से पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। लड्डू किसके बटेंगे हमने बताया। हम दोनों से पूछ रहे हैं। एक सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी के लिए यहीं पे दिक्कत आ जाती है, सवाल वो मीडिया पे ही शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद फिर ऐसा नहीं, आपकी कमियों को हम नहीं गिना रहे। हमारा ये कहना है कि 290-91 बीजेपी, ठीक है ना, अलायंस, आप 234-35 के आसपास हैं, तो अब इतना ज़्यादा सीट आपको मिला है, तो इस बार ईवीएम बेवफाई का आरोप उस पर क्यों नहीं लगा रहे? मेरी बात है, ये ईवीएम का जो सवाल है, एक चीज बताइए, ये जो 234 सीट है इसमें टीएमसी इंक्लूडेड है? नहीं, इसमें टीएमसी इंक्लूडेड नहीं है। अभी घबराहट शुरू होगी, देखिए जब अभी तो ये इसलिए हो रही है कि ये सोच रहे सर घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे हैं, अगर सरकार हमारी बन गई हमारे साथ रहेंगे। हम 56 इंच के सीना वाले को तुम करोगे 2 इंच का सीना बन गया मोदी जी का, 56 इंच का सीना है। अब देख 56 इंच का सीना, ये देख लिया हालत देख। 2 कैसे हो सकता है? 56 ये देखो हम भटक गए, ईवीएम पे थे, हम ईवीएम पे थे। बिलाल भाई अगला 5 साल तक चीफ प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी को बोलोगे ना? नहीं बनने, आप कंफर्म करके बताइए बन रहे हैं? नहीं बन रहे, नहीं। लगाओ बिरयानी का शर्त। मैं चाह रहा हूं कि एक बार ईवीएम वाली बात जो थी वो गंभीर बात है। आपने कई दफे शुरुआत से इस चुनाव में कहा है, पिछले कई चुनाव में कहते रहे हो, आपके साथ जो भी पार्टियां अलायंस में वो सब कहती रही हैं ईवीएम को लेकर के बात। इस बार ईवीएम का दोष कहां मढ़ा जाएगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और कहां मढ़ोगे? रायबरेली में आपकी लीड है,
अब पता लगा बगल में आप कहने लगोगे कि नहीं वहां तो ईवीएम हैक हो गई। नहीं, अभी ईवीएम की बात देख, हमने बात की थी, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा था हमने। देश के प्रधानमंत्री जब बयान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मंगलसूत्र का बयान दे, उनको एक नोटिस नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन नोटिस पलट गए आप। ये बात पलट गई। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सपोज करिए मान लीजिए वाराणसी में अजय राय हैं, अजय राय हारते हैं, आप कहोगे वहाँ ईवीएम में गड़बड़ हुई है, और उसके बाद रायबरेली में अगर राहुल गांधी जीत गए, आप कहोगे रायबरेली में तो ईवीएम जनता का जनादेश। किसने कहा? ये बयान नहीं दिया गया, ये सब बनाई हुई बातें इन लोगों की। ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाया आपने कभी? लेके सवाल पहले उठाया था जब उठाना चाहिए था, और सुन ली क्यों उठाया था। अब इस मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, ईवीएम को लेके कहीं जहाँ गड़बड़ी है वहाँ मुस्कुराहट। अरे इस भारत का लोकतंत्र हमें इजाजत देता है ना, अगर कहीं गड़बड़ी तो आवाज उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम हर जगह जा सकते हैं। ईवीएम कहती है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। बात मीठे और कड़वे की नहीं है, बात हकीकत की है। जो असल मुद्दे हैं उस पर ना बात करके। ईवीएम पे भरोसा है इस बार आपको? ईवीएम की बात अभी नहीं हो रही है, ईवीएम पे भरोसा। ईवीएम पे भरोसा है क्योंकि वोट तो वहीं से निकलेंगे। सुन लीजिए, अभी ये मसले पलटेंगे। अभी देखना, सरकार हमारी बननी है, 295 आने हैं, लेकिन हमें एग्जिट पोल जो उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए कनिका जी, आलोक जी कह रहे हैं ईवीएम पे इस बार हमें भरोसा आ गया है, एग्जिट पोल ने भरोसा नहीं रहा था, इस बार भरोसा आ गया। देखिए, इस बार नहीं, इनको पिछली बार भी भरोसा था, लेकिन एक बिहार में कहावत है गलठोटी, ये गलठोटी किए हैं। इस बार इनको थोड़ी सी राहत मिल गई है, हल्का सा चरने को मिल गया है, तो ये उसको ठीक कर रहे हैं। ईवीएम पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है, फ्यूचर में भी तो बदल ही गए एकदम। बदलना स्वाभाविक है, गिरगिट का रंग बदलता ही है, तो ये लोग उसी ये सब ऐसी इन घुमाने की बातें हैं इनकी। हमने ईवीएम पे सवाल जब उठाने तो उठाए थे, क्यों उठाए थे बताइए? ईवीएम पे सवाल। जी सुनिए, एक मिनट बिलाल भैया, बिरयानी बाद में खिलाना, पहले बात सुन लो मेरी। अगर हमारा ईवीएम हमारे कंट्रोल में था तो 4 लाख से वायनाड हम जितने देते राहुल गांधी को पिछली बार। सर मैं तो कह रहा हूं बकराईद है, हम तुम्हारी सरकार कर्नाटका में बनने देते, हिमाचल में बनने देते, तेलंगाना में बनने देते। यही आप कह रहे हो कि हमारा आपके गंभीर आरोप लगा रहे हो। आप मेरी बात सुनिए। कहते हो आप हमारी सरकार बनवा दीजिए इंडिया अलायंस की, मैं बकरे की पार्टी दूंगा। जैसे आप कहते थे ना संविधान बदल देंगे, संविधान तो अभी भी बदल सकते थे, कितना बहुमत था, कितना चाहते, कोई कानून लागू कर रहे थे ना। अब तो मोदी जी पे दबाव, अगर मान लो इनकी सरकार बनेगी, दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, कोई 400 पार नहीं हो सकती। इनकी सिंगल मेजोरिटी में नहीं आई पार्टी, लगातार इनके बदलते रहेंगे 6 बजे तक, जो भी है। अब देख लेना, ईवीएम की जो बात है ना, सारी चीजें वो सामने सब आ जाए, आंकड़े ये बदल गए, ये आज बदल गए, ईवीएम को लेकर बदल गए। और सिर्फ ईवीएम को लेकर ही सवाल नहीं, ईवीएम को लेकर ही सवाल नहीं, आपने सवाल उठाया था ब्यूरोक्रेसी को लेकर के भी, आपने सवाल ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी उठाया था। आपने कहा था अमित शाह ने कई डीएम को फोन किए हैं, चुनाव आयोग ने आपसे लिस्ट मांग दी, आपसे पूरा डेटा मांग दिया, आज तक अभी तक आपने डेटा नहीं दिया उनको। देखिए वो चल रहा है चुनाव आयोग का मामला, उस पर हम उस पर सवाल नहीं कर सकते, अभी वो दूसरी चीज़ है। लेकिन भाई में कुछ भी कह देते हो ना, उन्होंने फोन लगा दिया, इधर फोन लगा दिया, उधर फोन लगा दिया। भाजपा में तो उल्टी सीधी बातें कर देती, दिखती नहीं। आलोक जी, इन्होंने कल कहा था ना कि चुनाव आयोग ने जब डेटा मांगा कि अमित शाह ने फोन लगा दिया। हाँ, डीएम को फोन लगा दिया। मैंने उस पर नहीं बोलेंगे। मैंने इनसे कहा कि 150 डीएम में 1 या 2 डीएम भी तो इतना हिम्मत रखेगा कि वो फोन का टेप सुना देगा, ले आइए। कहे हमारे पास सबूत है, नेशनल टेलीविजन पर इनके लीडर ने कहा हमारे पास सबूत है। वो सबूत कहाँ चला गया भाई? नहीं चला गया, तो फिर कार्रवाई भी होगी। ये तो एक तरीके का अपराध है कि आपने चुनाव आयोग जो स्वायत्त संस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस भेजा है जयराम रमेश को, और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है कि आपने उठा और आपने कह दिया कि 150 डीएम को गृह मंत्री अभी कुछ अखिलेश यादव भी कहते थे, अधिकारियों को सब कैप्चर कर रखा है, सब कर रखा है। वही बिलाल भाई से मैं बार बार सवाल पूछ रहा था कि क्या इस बार ईवीएम को आपने माफ कर दिया, इस बार बेवफा नहीं है? कर दिया, भरोसा है, ईवीएम पे भरोसा है इस बार। देखिए हमने ज़मीनी सर्वे कराया है, जो हमारी पार्टी का अपना सर्वे है उसमें 295 दिखा रहा है, और जो हमने कैंडिडेट से बात करें, लोगों से बात करिए, सुन लीजिए, ये अब कम हो गया, अभी तो 310 भी पहुँच गए थे, फिर नीचे आ गए। अब सुन लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूँ जो इनके एनडीए के जो पार्टनर हैं, घटक दल, वो सब टच में है। अभी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए कि सरकार बन जाएगी। मैं नहीं हो रहा, सरकार तो किसी की भी बने, हमें क्या, हमें तो काम यही करना। भाजपा वाले हो रहे हैं कि सरकार में मोदी जी दोबारा बनेंगे, मोदी जी का इनकी पार्टी के लोग विरोध करेंगे। सरकार बन गई। अब सुनिए, अब कैबिनेट का मेंबर का डिसाइड हो रहा है, सरकार बन गई है, सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, सरकार बनाइए, लेकिन 400 पार कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। झूठा जो वादा किया था, सरकार तो पूर्ण बहुमत से बन गई।
नहीं अभी तो अभी रुझान है रिजल्ट हिसाब से। उनके हिसाब से तो देश में 400 पार भी हो रहे थे ना। हम अपने वर्कर को हिमालय की चोटी दिखाते हैं, समुद्र की गहराई नहीं, हिमालय की चोटी। जितना चढ़ सकते हो चढ़ लो, चढ़ गया सब 380 तक चढ़ जाएगा। ठीक है कनिका जी, एक विनिंग प्रोबेबिलिटी पे बात और कर लेते हैं। अगर इस बार तीसरा टर्म होगा ये, अगर केंद्र में एनडीए की फिर से सरकार आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो ठीक है, इस बार के टर्म में आप क्या देखोगे? पहले बात इनकी कर लेते हो, फिर इनकी भी करेंगे। तो आप क्या देखोगे, क्या बदलाव इस बार आपको लग रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी के आलोक बस्ती तो पूछूंगा तो बड़े बड़े दावे बता देंगे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको क्या लगता है? देखिए बदलाव अगर भी हमारा ऑलरेडी मैनिफेस्टो आउट है, अगर हैट्रिक मारती है मोदी जी तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे प्लान्स हैं। अब जैसे वो वैसी हार रहा है, वो वैसी हार रहा है, वो तो मैं असली चिंता ये है कि वैसे हार रहा है, अपनी चिंता नहीं है भाई साहब को, वो वैसे हार रहा है, इधर के उधर घुमाते रहेंगे। यही तो है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। just tell him to keep quiet. 68% वोटर, 68% इज मुस्लिम। वैसे जीत रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, और हमारा समर्थन करेगा। बिलाल भाई ओवैसी के क्षेत्र में 68% मुसलमान है, वहां से वो हार रहेगा तो साला नहीं हारेगा। अब मैं कह रहा हूँ वो समर्थन हमें देगा, उसने कह दिया, ओवैसी साहब ने ये बोला है कि हम समर्थन देंगे, इंडिया अलायंस को खुला सपोर्ट करेंगे। तो आपको अपनी चिंता नहीं हो रही, ओवैसी हार रहा है, ये जीत रहा है, ये सब बातें क्या कर रहा है? ओवैसी देखिए बिलाल भाई, ओवैसी साधारण नेता नहीं है। हम आप उसको हिंदू मुसलमान अलग रखिए, उसको ओवैसी का कद है, वो पढ़े लिखे आदमी, अच्छे नेता हैं, और वो अपनी सीट पर हार रहे हैं। 500 करोड़ खर्च किया। वो अपनी सीट पर अगर वो आदमी हार रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माधवी लता, मैंने पहले भी आपसे चर्चा में हमने बताया था कि माधवी लता ने बहुत मेहनत किया है, वो ग्राउंड पर घूमी है, पैदल चली है, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है, और स्टार कैंपेनर अपने बल पर बीजेपी में बन गई है। मोदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, दिल्ली में भी किया है। तो कुल मिलाकर उनको टक्कर इस बार मुझे लगता है कि पहली बार कांटे की टक्कर मिली, पहली बार टक्कर मिली। ठीक है, हम जरा दक्षिण की बात और कर लेते हैं। सर, दक्षिण में आपका इस बार का नतीजा कुछ वो कमाल नहीं हुआ जो आप बता रहे थे, जिसके बारे में बात चल रही है, जबकि पीएम ने सबसे ज्यादा दौरे दक्षिण में किए। देखिए उज्जवल जी, जड़ें जम गई हैं, अब उसमें से पत्ता सब कोंपल देने लगेगा बरसाती मौसम में। केरला में 2, तमिलनाडु में 1, ठीक है, तेलंगाना में 8 और 22 आंध्र प्रदेश में, और ये आपका प्रेडिक्शन? 25 कर्नाटका में। बात समझ गए? अब जहाँ जहाँ हमने अभी वो बीज बोया है, वहाँ से कुछ दिन के बाद हरियाणा में अभी तक तो 4 था हमारी, 9 पे आगे चल रही है। आप जरा देख लीजिए, अभी 9 पे कांग्रेस आगे है। ये भी अभी रुझान है, अभी क्लियर नहीं है। कनिका जी, एक जरूरी बात और मुझे आपसे करनी थी। अभी ऊपर नीचे होएगा। कनिका जी, एक जरूरी बात और करनी थी बीजेपी को लेकर के। एक चीज और है, कई सारी रीजनल पार्टीज जहां पे होती है, बीजेपी अपनी जड़ वहां मजबूत नहीं कर पा रही है अभी तक। हालांकि शाम तक क्लियर हो जाएगा कि जहां पे रीजनल पार्टीज मजबूती के साथ होती है, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के एरिया को लेकर हम बात करें, वहां पे मजबूती के साथ नहीं अभी दिख पा रही है। जबकि लगभग 2 टर्म चला लिए पूरे, तीसरी कि अगर इस बार के रुझान जो अभी तक बता रहे हैं अभी तो आगे ही है, और अगर ऐसे ही बढ़त बना ही रही तो एनडीए की सरकार एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट हो जाए या साउथ की हो जाए, रीजनल पार्टीज को लेके कहाँ कमी हो जाती है? ये देखिए, रीजनल पार्टीज की मैं बात करूँ तो इस बार के जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ एक ही नाम पे चल रहे हैं, इसमें ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस बार के जो इलेक्शंस हैं वो मोदी जी के नाम पे चल रहे हैं, और मोदी जी ही एक ब्रांड है। तो क्या है कि जो रीजनल या लोकल कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, शायद जनता को ये पता भी नहीं है कि हमारे रीजनल कैंडिडेट है कौन या लोकल कैंडिडेट है कौन, वो जा रहे हैं और बीजेपी से बटन दबा रहे हैं मोदी जी के नाम से। तो ये इस बार के इलेक्शंस में देखा गया है। जनरली ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं है, सबको पता रहता था लोकल कैंडिडेट्स मजबूद, लोकल कैंडिडेट्स कौन है या हम किसको वोट देने जा रहे हैं। बट इस बार पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सिर्फ मोदी जी ही है, और मोदी जी के नाम नहीं पहली क्यों, इससे पहले भी हुआ। 2014 में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा, 19 में भी पड़ा, लेकिन इस बार मान रही हूँ बिलाल जी, मान रही हूँ। तो इस बार की जो इलेक्शंस हैं, इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही एक ब्रांड है और उन्हीं के नाम पे ही इलेक्शंस चल रहे हैं। लेकिन कहाँ हुआ? यूपी में देखो आप, कई जगह लोग, हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट करी तो कई जगह लोग कह रहे थे कि हमें सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट ही चाहिए, नरेंद्र मोदी फेस चाहिए, लेकिन हम लोकल कैंडिडेट से दुखी हैं।
और उसका परिणाम यूपी में देखने को मिल रहा है हिंदी पट्टी में। जी देखिए, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो यूपी में जो चीज़ें हैं उनको एक ये भी मुद्दा हो सकता है कि बदलाव, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी आ रही है तो हो सकता है वहाँ के लोगों को बदलाव चाहिए हो। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से जो मोदी जी हैं, यूपी में जितने भी नेता हैं कितने स्कैम्स में फंसे हुए हैं, बीजेपी उनको ढूंढ के पकड़ के जेल में डाल रही है, इसलिए भी ये लोग डरे हुए हैं। इसलिए उन्होंने अलायंस किया है कि किस तरह मोदी जी को हटा दो। नहीं, पहले मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए आराम से। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है यूपी में ग्राउंड लेवल पे कि नेता काफी डरे हुए हैं कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है, जिस तरह से वो जेल में जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब हम यूपी की बात करें ना, तो जो सोशल रिफॉर्म, जैसे सोशल जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऑब्वियसली वोट बैंक की मैं बात करूंगी, जो सोशल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, हम हालांकि ओपनली बात नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो चीज़ें हैं आप उसको एडमिट करिए। तो जो सोशल चीज़ें हैं, जैसे रिलीजन के ऊपर बात आ गई, वोटिंग बैंक के ऊपर बात आ गई, तो यूपी में ये चीज़ें आज भी ग्राउंड लेवल पे है। तो जहाँ पे वोटिंग बैंक की बात होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक हुए या हिंदू वोट बैंक हुए, वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो अलायंस के पास ही जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है। तो जहाँ मेरे को लगता है बीजेपी में कमी रह गई इस बार, वो ये रह गई कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनको इतना इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट नहीं कर पाए। एग्री करते हैं आलोक जी? फुली एग्री विथ व्यूज। मुस्लिमों को साथ नहीं ला पाया, नहीं ला पाए, बिल्कुल। वजह उसकी हम उनको उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए। हालांकि हमने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई उसमें उनको हमने पूरी शागिर्दी दी, सब कुछ जो जिसकी भी पात्रता थी उसको उसका हक दिया, लेकिन फिर भी कहीं हमसे चूक हो गई। इस बात को आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर कहने पे मुझे कोई शक नहीं है कि हम उनका विश्वास जिस तरीके से जीतना चाहिए था वो नहीं जीत सके हैं, लेकिन आगे हम प्रयास जरूर करेंगे कि हम उनका दिल बिलाल जी, आप कनिका जी की बात से एग्री करते हैं जो आपके लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें कही? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने सही कही हैं, लेकिन इनको देखना होगा कि जनता जो है असल में मोदी जी पे विश्वास नहीं कर रही है। अगर विश्वास करती तो उनके 400 पार होते। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी को नकारा, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आप देखें जहाँ जहाँ सीटें इनकी कम आ रही हैं वो नकारने का काम किया है ना। मोदी जी के नाम पर वोट डलता तो ये हालत होती कि दूसरों का समर्थन लेना पड़ा, अपनी खुद मेजोरिटी से सरकार बनानी थी। लेकिन देखिए, असल मुद्दे जो हैं अब मुझे लगता है जनता समझ चुकी है। महंगाई की बात होनी चाहिए, जो बेरोज़गारी की बात होनी चाहिए, लगातार जो मुद्दे देश के प्रधानमंत्री और इनके नेता उठा रहे हैं उन पे विश्वास नहीं करते अब लोग विश्वास करते हैं जो हकीकी उनके फ़ायदे के लिए, जो उनको रोज़गार चाहिए, जो भटक रहे हैं इधर उधर, वो अपने लिए भी सोच रहे हैं। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है। जो अच्छी बात करेगा, जो उनके हक की बात करेगा, जो वाकई में देश को आगे ले जाने की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, जनता उनको जिताने का काम करेगी। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी बातें, सबकी अपनी अपनी राय, सबका अपना अपना नज़रिया, सबके अपने वजूद, लेकिन हम जो डेटा है उस पर बात करेंगे। अभी तक हमारे पास जो 543 सीटों का डेटा निकल करके आ रहा है उसमें 302 पे एनडीए और 223 पर जो अभी इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दिख रहा है, वो फिगर दिख रहा है। यूपी में अभी भी सीटों का फेरबदल जारी है, लेकिन लगभग ये आंकड़ा 60-40 के आसपास अभी तक दिख रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद तस्वीर अभी क्लियर हो जाएगी और जो अभी तक के रुझान थे उनके मुताबिक अभी भी जो बीजेपी और एनडीए की सरकार उसको पूर्ण बहुमत मिल चुका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सीटों में फेरबदल होता रहता है, शाम के बाद ये आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे।